मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारे ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, आज का जो चैप्टर है उसका क्या नाम है बेटा? उसका नाम है मानव बस्तियाँ। तो आज हम मानव बस्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी 2nd बुक चल रही है और जो ये वाला चैप्टर है बेटा मानव बस्तियों के बारे में, हम 1st बुक का जो 10th चैप्टर था हम उसके अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी। उसके अंदर क्या है, बस्तियों के जो प्रकार हैं उस सभी के बारे में पूरी डिटेल में बताई हुई है। फिर भी अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो मैं उसका जो लिंक है वह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, तो आप उसे ज़रूर देखना। ओके बेटा, आप देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है। बहुत ही आसान चैप्टर बेटा, वेरी इजी। और मैं इसको आपको, कुछ तो ये चैप्टर है ही इजी उसको, और मैं इसको आपको क्या है और भी इजी लैंग्वेज के अंदर समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए बच्चों, आज का जो चैप्टर है उसके अंदर क्या बताया गया। आज का जो चैप्टर है वो क्या है, मानव बस्तियों के बारे में है। तो देखिए बेटा, मानव बस्ती क्या होती है। मानव बस्ती देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, जहाँ पर मानव बसते हैं, जहाँ पर इंसान रहते हैं वो मानव बस्ती कहलाती है। तो क्या है, जब जैसे हर इंसान को रहने के लिए क्या है, मकान की, घर की ज़रूरत होती है। तो कोई क्या है, जो गरीब लोग होते हैं वो क्या है अपने हिसाब से कच्चे मकान बनाकर रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो अपने हिसाब से क्या है, अच्छे पक्के मकान बनाते हैं, बड़े बड़े मकान बनाते हैं। वो तो देखिए सब अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग, अपने परिवार के अकॉर्डिंग अपने तरीके से मकान को तैयार करते हैं। लेकिन जो मकान होते हैं वो सभी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब हम मकान के अंदर पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहता है तो उसके उन सभी के अंदर क्या है, आपस में प्रेम की भावना आती है। और इसके अलावा जो मकान होते हैं, घर होते हैं, वह हमें बाहरी जो वातावरण है, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनसे भी बचाता है। जैसे बारिश है, तूफान है, आंधी है, इन सभी चीज़ों से, धूप है, गर्मी है, इन सब से क्या है, जो मकान है, घर है, वो हमारी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से जो जंगली जानवर होते हैं उनसे भी घर हमारी सुरक्षा करते हैं। तो सभी को रहने के लिए क्या है, मकान की ज़रूरत होती है। तो जो मानव बस्ती है वो, इसके देखो नाम से ही पता लग रहा है, इसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी प्रकार और आकार का जो घर होता है जिसके अंदर मनुष्य एक साथ रहते हैं। जो मैंने जस्ट आपको अभी बताया, मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बताया था, वो भी यही था कि घर चाहे किसी भी प्रकार का हो, कितने ही आकार का हो, यानी कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना घर तो बेटा अपना ही होता है। तो हर इंसान क्या है, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, अपने परिवार की स्ट्रेंथ, अपने कितना बड़ा परिवार है, कितना छोटा परिवार है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, अपने घर का निर्माण करता है। तो सभी लोग क्या है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मकान या इमारत का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व भी रखते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है वो मकान ही उनका, मकान के अलावा क्या उनका कुछ खेत वगैरह भी होते हैं जिसको पर इनका खुद का स्वामित्व होता है, अपना अधिकार होता है। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार होता है। तो जो बस्तियां होती हैं वो मूल रूप से जो लोग हैं वो उसके अंदर लोगों के समूह मिलकर रहते हैं। मतलब जो बस्तियां होती हैं, मकान में तो क्या बेटा एक ही परिवार रहता है, लेकिन बस्ती का कैसे बन जाती है, जब बहुत सारे लोग जब आपस में एक ही जगह मिलकर रहते हैं तो वो क्या पूरी एक बस्ती कहलाती है, जिसे हम मोहल्ला भी बोलते हैं। जैसे शहरों के अंदर क्या होता है, मोहल्ले होते हैं, जैसे गलियां होती हैं, गलियों के अंदर एक ही गली के अंदर बहुत सारे मकान होते हैं, तो वो सारी क्या है, वो पूरी एक बस्ती ही कहलाएगी। गांव के अंदर इसे बस्ती बोल दिया जाता है। तो जो बस्तियां होती है वो आकार में और प्रकार में अलग अलग प्रकार की होती है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो जो ये बस्तियां होती है वो एक पल्ली से लेकर महानगर तक फैली होती हैं। एक पल्ली होती है बेटा छोटा सा एरिया जिसमें कुछ मकान ही होते हैं, गिने चुने मकान होते हैं, वहाँ से लेकर ये महानगर तक हो सकती हैं। मतलब जो बस्तियाँ होती हैं वो छोटे रूप से लेकर बहुत बड़े विशाल रूप तक भी हो सकती हैं। तो जो बस्तियाँ होती हैं वो उनकी सामाजिक संरचना बदल जाती है और साथ ही उनकी पारिस्थितिक और प्रौद्योगिक जो संरचना होती है वो भी बदल जाती है। क्योंकि जो बस्तियाँ छोटी हैं वहाँ पर क्या है, उनका जो सामाजिक दायरा है वो भी छोटा होगा, लेकिन जो बस्तियाँ बड़ी हैं उनका सामाजिक दायरा भी बड़ा होगा। तो जो बस्तियाँ होती हैं वो छोटी या विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्था में भी हो सकती हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था जस्ट। विरल रूप होता है बेटा बहुत ही छोटा रूप, सबसे छोटा जो रूप होता है, और जो संकुलित रूप होता है मतलब बड़ा या जो विशाल रूप होता है, उस रूप के अंदर भी बस्तियां हो सकती हैं। तो जो ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं
जो छोटी बस्तियां होती हैं, जो छोटी बस्तियां हैं जो कृषि और अन्य प्राथमिक कार्यों से ही जुड़ी होती हैं, वो क्या कहलाती है बेटा? वो गांव कहलाती हैं। समझ में आया कि जो छोटी बस्तियां होती हैं जो कृषि से या प्राथमिक कार्यों से जुड़ी होती हैं। प्राथमिक क्रियाकलापों में मैंने आपको क्या क्या बताया था? मछली पकड़ना, मछली पालन, मछली पकड़ना या खनन का कार्य जो होता है, और इसके अलावा कृषि कार्य, ये सारे किस में आते हैं? प्राथमिक कार्य के अंदर, प्राथमिक क्रियाकलापों में आते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो भी बस्तियां होती हैं वो सारी गांव कहलाती हैं। लेकिन दूसरे एक साइड गांव है, एक साइड नगर है। अब नगरीय बस्तियां देखिए किससे कहा जाता है? बड़े अधिवास या द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में से जो लोग जुड़े हुए होते हैं और वो जिन बस्तियों के अंदर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें नगरीय बस्तियां कहा जाता है। अब देखो बच्चों, ग्रामीण बस्तियों में और नगरीय बस्तियों में बेटा क्या अंतर होता है? तो इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण और आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि पर आधारित प्राथमिक क्रियाओं से करती है। ये पॉइंट हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि जो ग्रामीण बस्तियां होती है वो किससे रिलेटेड होती है? प्राथमिक क्रियाओं से रिलेटेड होती हैं। लेकिन जो नगरीय बस्तियां होती है वो किससे रिलेटेड होती है? वो द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों से, यानी कि द्वितीय तृतीय में क्या आता है? कच्चे माल से चीज़ें तैयार करना, विनिर्माण करना, ये सारी चीज़ें या दूसरे प्रकार की जो सेवाएं होती हैं जो तृतीय क्रियाकलाप में आती है, वो सब किससे जुड़े होते हैं? वो नगरीय बस्तियों से जुड़े हुए होते हैं। ये इनमें फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड देखिए, नगर आर्थिक वृद्धि के नोड। देखिए बेटा, ये नोड वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया है। नोड क्या होता है? कि रूप में कार्य करते हैं, जो जहाँ बहुत सारे जब रोड जो आपस में मिलते हैं, न केवल नगरीय निवासियों को बल्कि अपने पश्चिम होते पीछे की जो भूमि की ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। तो नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच जो संबंध होता है वो परिवहन और संचार के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि जो नगरीय आर्थिक जो वृद्धि होती है वो नोड के रूप में कार्य करती है। मतलब नगर के अंदर से क्या है, जहाँ से एक साथ बहुत सारे मार्ग होकर गुजरते हैं, और केवल नगरीय वासियों को ही नहीं बल्कि वो जो नोड होते हैं वो ना केवल नगरीय वासियों के लिए, मतलब नगर में रहने वाले लोगों के लिए, बल्कि उसके साथ जो लगने वाले गांव हैं वहाँ पर भी क्या है, उन्हें भोजन पहुँचाया जाता है। उसके द्वारा कच्चे माल के बदले में वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? ये नगर और गाँव में इसका सेकेंड पॉइंट, इनका आपस में लिंक बताया गया। थर्ड पॉइंट में देखिए, ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ सामाजिक संबंधों से भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जैसे जो ग्रामीण लोग होते हैं वो गतिशील होते हैं, कम गतिशील होते हैं, और उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। इस पॉइंट को समझो बेटा। कम गतिशील से मतलब यहाँ पर क्या है, जो ग्रामीण गांव के जो लोग होते हैं वो क्या है, मतलब वो अपने गांव तक ही सीमित रहते हैं, वो गांव से बाहर कम आते जाते हैं। लेकिन गांव में ही रहने की वजह से उनके जो सामाजिक आसपास के पड़ोसियों से जो संबंध होते हैं वो बहुत ही घनिष्ठ होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। लेकिन जो नगरीय क्षेत्र है उनका जो जीवन होता है बहुत जटिल होता है, बहुत तीव्र होता है। मतलब सारा दिन शहरों के अंदर क्या, सारा दिन भागम भाग रहती है। तो इसी वजह से क्या है, उनके पास समय नहीं होता है, और उनका जो सामाजिक संबंध होता है वो भी कैसा होता है, औपचारिक होता है। मतलब वो एक दूसरे से उनका कोई लिंक नहीं रहता है। इवन उनके जो पड़ोसी हैं उन्हें क्या है, अपने पड़ोसियों के बारे में भी ज्ञान नहीं रहता है। तो वो क्या कहलाता है बेटा? वो ग्रामीण और जो नगरीय संबंध है वो आपस में इन दोनों के संबंध के बारे में बताया गया है। ओके, ये था बेटा ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ। जो ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ होती हैं उनके अंदर क्या अंतर पाया गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग के अंदर देखिए, नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। जो यानी कि जो गांव की जो बस्तियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, जो बस्तियां होती हैं वो हमने अभी पढ़ा है कि बेटा वो बहुत दूर दूर भी हो सकती हैं, बहुत पास पास भी हो सकती हैं। तो भारत के अंदर कुछ 100 घरों से युक्त सहंद अथवा गुच्छित गाँव, विशेष रूप से उत्तरी मैदान का इसमें एग्जाम्पल क्यों लिया गया है बेटा? क्योंकि जो भारत का जो उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं, और सबसे ज़्यादा क्या है, प्राकृतिक जो वो अनुकूलताएँ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई गई हैं। तो इसीलिए उत्तरी मैदान के अंदर क्या गुच्छित रूप की जो बस्तियाँ वो पाई जाती है। गुच्छित अभी आपको बताऊँगी आगे मैं इसमें क्या है।
तो और लेकिन अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अलग अलग प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ, मतलब बिखरे हुए गांव भी पाए जाते हैं। तो जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो उसके लिए क्या है, बहुत सारे कारक और दशाएं उसको के लिए उत्तरदायी होती हैं। जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट है बेटा भौतिक लक्षण। तो भौतिक लक्षण के अंदर क्या क्या आता है, जैसे भूभाग की प्रकृति, उसकी ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता। मतलब जहाँ पर क्या है, जलवायु बिल्कुल सही होगी, टॉलरेबल होगी, मतलब सम जलवायु होगी। पानी की उपलब्धता, पानी सही उचित मात्रा में मिलेगा तो वहाँ पर क्या है, बसाव भी, लोगों की बस्तियाँ भी ज़्यादा हो जाती हैं। और सेकंड पॉइंट आता है सांस्कृतिक और मानव जाति कारक। सांस्कृतिक मानव जाति में समाज की संरचना कैसी है, मतलब आपस में वहाँ पर समाज के लोगों का आपस में समाज के साथ कैसा संबंध है, किस जाति के लोग रहते हैं, किस धर्म के लोग रहते हैं, ये किस में आता है, मानव जातीय या सांस्कृतिक कार्य में आते हैं। थर्ड आता है सुरक्षा संबंधी कारक। तो जो चोरी है, डकैती है, या जो चोर वगैरह होते हैं, उनसे जो ये बस्तियां हैं वो कितनी सुरक्षित हैं, वो होती है सुरक्षा संबंधित कारक। तो ये 3 प्रकार के लक्षण, 3 प्रकार के कारक बताए गए हैं जो किसी भी बस्ती के बसने के अंदर उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए जो भारत के अंदर जो ग्रामीण बस्तियां बेटा, उनको 4 प्रकार के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट है गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित। सेकंड है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित। थर्ड है पल्लीकृत। और फोर्थ है परीक्षिप्त अथवा एकाकी। अब देखिए बेटा, अब हम इनको सबको अलग अलग करके डिस्कस करते हैं। वैसे देखिए बेटा, ये 10th चैप्टर फर्स्ट बुक के जो 10th चैप्टर था उसके अंदर पूरी डिटेल में मैंने आपको करवाया है। फिर भी अगर मैं आपको एक बार फिर से करवा रही हूँ, जो मेन बातें हैं इसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट देखिए बेटा, गुच्छित बस्तियाँ। जो गुच्छित बस्तियाँ हैं उसे क्या है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स भी कहा जाता है। तो देखो इसके नाम से ही पता लगा, गुच्छित, गुच्छा जो होता है ना, क्लस्टर, गुच्छा, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो गांव होते हैं, घर होते हैं, वो क्या है, गुच्छे के रूप में होते हैं, मतलब बहुत ही पास होते हैं। इसके अंदर जैसे मैं देखो आपको छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखा रही हूँ। जैसे देखिए ये एरिया है, ठीक है, इसके अंदर क्या है बेटा, यहाँ पर सारे मेरे की जगह जगह पूरे, मतलब यहाँ पे क्या है, गुच्छे के रूप में, यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है बीच में, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मकान बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है बेटा, गुच्छित बस्तियाँ कहलाती हैं। इनका जो रूप होता है संकुलित होता है, मतलब बहुत ही बिचे यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, और संकुलित रूप होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा के अंदर बस्तियाँ बस जाती हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल, सबसे मेन एग्जाम्पल जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर जो उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, वहाँ पर क्या है, सब इस प्रकार की गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार के अंदर गांव में जो लोगों का रहन सहन होता है, सामान्य क्षेत्र होता है, चारों ओर खेत खलियान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर संकुलित इसके अंदर होती हैं। और इसके अलावा इनके अंदर जो गलियां होती हैं वो क्या है, बहुत ही बिच्ची होती हैं। और ये अलग अलग रूप में या अलग अलग आकृतियों में भी प्रस्तुत हो सकती हैं, जैसे आयताकार, आर्य, रेखीय इत्यादि। अब देखिए आयताकार क्या होती है, जैसे आयताकार क्या है बेटा, आयताकार या गोलाकार, वृत्ताकार भी जिसे बोला जाता है। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, वृत्ताकार में देखिए जैसे यहाँ पर क्या है बेटा, कोई एक तालाब है या जोहड़ वगैरह है। अब तालाब के आसपास देखिए इस प्रकार से, ये देखिए जब इस प्रकार से बेटा बस्तियों का निर्माण हो जाता है तो वो क्या है, आयताकार या ये तो क्या है, वृत्ताकार है या आयत के रूप में। देखिए आयत है, और इसके यहाँ पर, इसके इस जगह पर जब इस प्रकार से बस्तियों का निर्माण हो जाता है तो वो क्या है बेटा, वो आयताकार कहलाती है। ओके, एक या फिर होती है एक रेखीय। रेखीय देखिए क्या होता है, रेखीय के अंदर क्या होता है बेटा, रेखीय में जैसे एक ही रेखा के अंदर जब बस्तियों का निर्माण हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ से कोई रेल की पटरी जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बस्तियाँ बस जाती हैं। या कोई नदी बहती हुई जा रही है तो नदी के दोनों साइड, तो इस प्रकार से एक रेखा के रूप में जब बस्तियां बस जाती हैं। या एक होती है आर्य रूप में, आरी के रूप के अंदर, मतलब जिसके अंदर जहाँ पे क्या है, ये इस प्रकार से देखिए ये अलग अलग गलियां निकली हुई हैं, ये देखिए अलग अलग। तो जब इनके चारों तरफ मकान बन जाते हैं, समझ में आया बेटा, तो ये क्या है, तो ये मैंने आपको सारे डायग्राम के थ्रू बताया है, ये मैंने आपको रफली डायग्राम बनाकर दिखाए हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। तो जो गुच्छित बस्तियाँ होती हैं वो इसके अंदर क्या है, बहुत ही पास मकान होते हैं। और इसके अंदर कई बार जो लोग होते हैं सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारण सहन गाँव में रहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मध्य भारत, यानी जो
जलोढ़ मैदान हैं, जो उपजाऊ मैदान है, वहाँ पर क्या है, इस प्रकार के गुच्छित बस्तियाँ सबसे अधिक पाई जाती हैं। और ऐसी बस्तियाँ गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ एरिया के अंदर भी व्यापक रूप से पाई जाती हैं। जहाँ पर फैसिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या है, इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। ओके बेटा, ये थी क्या थी, ये गुच्छित बस्तियाँ थी। ओके, सेकेंड अब आती है, नेक्स्ट आती है, देखिए नेक्स्ट है अर्धगुच्छित बस्तियाँ। सेकंड पॉइंट आता है बेटा अर्धगुच्छित, या इसे सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट भी कहा गया है। तो अर्धगुच्छित के अंदर देखिए क्या, अर्धगुच्छित में इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसके अंदर देखिए जो ये बस्तियाँ होती हैं, जैसे ये एरिया है, यहाँ पर कहीं कहीं पर जो ये देखिए इस प्रकार से कहीं कहीं पर पाई गई हैं। ये मैं आपको साफ एरिया में दिखा रही हूँ बनाकर। यहाँ पर क्या है, दूर दूर जो बिखरी हुई जो बस्तियाँ होती हैं वो क्या कहलाती है, अर्धगुच्छित बस्तियाँ होती हैं। मतलब इसमें पूरा गुच्छा नहीं बनता, इसमें कहीं कहीं पर बस्तियाँ दिखाई देती हैं। तो जो ये इसे विखंडित, विखंडित का मतलब क्या होता है, बिखरी हुई बस्तियाँ होती हैं। तो ऐसे जो इस प्रकार के जो रूप होते हैं वो बड़े गाँव के विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न होते हैं। यानी जैसे कोई बड़ा गांव है, उसका विखंडन हो गया है, वो टूट गया है, तो वो छोटी छोटी बस्तियों के अंदर बट जाता है, तो उसे क्या है, अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो ये बस्तियां होती हैं, इनके ऊपर, इनमें आमतौर पर जमींदार और अन्य मुख्य समुदाय गांव के केंद्रीय भाग पर लोग रहने लग जाते हैं। इसे क्या है, अर्धगुच्छित या इसे विखंडित बस्तियां भी कहा जाता है। और इस प्रकार की जो बस्तियां होती है वो गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ एरियो में अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती हैं, वो अर्धगुच्छित बस्तियां होती हैं। थर्ड आता है बेटा पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियों के अंदर देखिए पल्ली बस्तियां क्या होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पल्ली बस्तियाँ, या इसे हैमलेटेड सेटलमेंट्स भी कहा गया है। तो पल्ली बस्तियों में देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग, पृथक मतलब अलग, अनेक इकाइयों में बढ़ जाती हैं, लेकिन इन सबका नाम एक ही रहता है। मतलब वो अलग अलग बस्तियों के अंदर बिखर जाती है, लेकिन इन सब बस्तियों का नाम एक ही होता है। तो जैसे पाना, इसके और नाम क्या है, पाना, पाड़ा, पाली, लंगला, ढाणी आदि। पल्ली के ही सारे नाम ये बताए गए हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये क्या अलग अलग जो कारक होते हैं वो इसे प्रभावित करते हैं। और जो पूरा एक बहुत बड़ा गांव था वो क्या है, छोटे छोटे इकाइयों में बढ़ जाता है, और जगह जगह वहाँ पर छोटी छोटी बस्तियाँ बन जाती हैं। उसे पल्ली बस्ती के नाम से जाना जाता है। तो जो ऐसे गाँव होते हैं वो मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वो क्या कहलाती है बेटा, पल्ली बस्तियाँ कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए परिक्षिप्त बस्तियाँ। परिक्षिप्त देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, परिक्षिप्त का मतलब क्या होता है, परिक्षिप्त बस्तियाँ होती हैं बिखरी हुई। भारत में परिक्षिप्त अथवा एकाकी रूप से प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी जो झोपड़ी, एकाकी मतलब तो एक एक झोपड़ियाँ होती हैं, या कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर। देखिए इस प्रकार की बस्तियों के अंदर, ये देखिए डायग्राम के अंदर भी साफ दिखाई दे रहा है, मैं आपको इसी पे ही समझा रही हूँ। ये देखिए डायग्राम, इसमें देखिए बेटा कहीं कहीं पर देखिए कोई मकान दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये एक येरा मकान, एक येरा यहाँ पर बिखरे हुए, मतलब बहुत दूर दूर के ऊपर क्या है बेटा, इनका आपस में कोई लिंक नहीं होता है। देखिए ये थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर क्या है, यहाँ पर ये अलग अलग एरियाज़ के अंदर मकान दिखाई देते हैं। तो वो क्या कहलाती है, परिक्षिप्त बस्तियाँ कहलाती हैं। ओके, समझ में आया बेटा। आगे देखिए, अब ये था इस प्रकार की जो बस्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, इन एरियाज़ के अंदर इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो ये क्या थी बेटा, ग्रामीण बस्तियों के जो रूप हैं, प्रकार हैं, वो इसके अंदर बताए गए हैं। ओके, अब देखिए आगे बेटा नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए नगरीय बस्तियाँ। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा नगरीय बस्तियाँ। वो तो थी ग्रामीण, अब होती है, अब है नगरीय बस्तियाँ। तो जो नगरीय बस्तियाँ होती हैं उनका आकार विशाल होता है। ये बस्तियाँ आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी हुई होती हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि ये द्वितीय और तृतीय क्लास से जुड़ी हुई होती हैं, और इनमें सेवाओं का जो विनिमय होता है कई बार से प्रत्यक्ष रूप से, कई बार अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं। और ये सारी चीज़ें क्या है, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो फर्स्ट बुक है उसके जो 10th चैप्टर है उसके अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में बताई गई हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी है ये चैप्टर। जिन बच्चों ने नहीं देखा है बेटा, मैं उसके लिए, उनकी सुविधा के लिए उस चैप्टर की जो वीडियो का लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा, भारत में जो नगरों का विकास हुआ है वो किस प्रकार
प्रकार से हुआ है। तो भारत के अंदर जो नगर हैं वो प्रागैतिहासिक काल से ही, हमने सभी ने पढ़ा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उस युग से ही क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो जैसे नगर थे वो अस्तित्व में आ गए थे। और इसके बाद लगातार क्या नगरों का विकास होता चला गया। और 18वीं शताब्दी के जो नगर थे वो यूरोप के भारत आने तक मतलब उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है ये समय। तो उस समय के जो नगर थे उन्हें अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया, जिसमें क्या क्या आते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक नगर। तो सबसे फर्स्ट आता है बेटा प्राचीन नगर। तो प्राचीन नगर के अंदर देखिए फर्स्ट आता है प्राचीन नगर। तो भारत में 2000 से अधिक पुराने जो नगर हैं वो क्या है, प्राचीन नगर में आते हैं। इनमें धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इनका विकास हुआ है। और जो वाराणसी है उनको वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा प्रयाग, पाटलिपुत्र और मदुरई ये भी क्या है, प्राचीन नगर में आते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट आता है बेटा, सेकंड आता है मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर में देखिए 100 से 100 नगरों का इतिहास, वर्तमान के लगभग 100 नगरों का जो इतिहास है वो क्या है, किस में आता है, मध्यकालीन नगर में आता है, जिसमें रजवाड़े और राज्य के मुख्यालय के रूप में इनका विकास हुआ है। जिसके अंदर क्या है, प्राचीन नगर के जो खंडर हैं, बड़े बड़े किले हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, आगरा और नागपुर, ये मध्यकालीन नगर के मुख्य एग्जाम्पल हैं। ओके बेटा, थर्ड आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आधुनिक नगर। आधुनिक नगर के अंदर देखिए जो आधुनिक नगर हैं उसके अंदर क्या क्या आते हैं। तो आधुनिक नगर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आधुनिक नगर। तो आधुनिक नगर के अंदर अंग्रेज और यूरोप ने भारत के अंदर बहुत सारे नगरों का विकास किया। तो उन्होंने तटीय स्थान के ऊपर अपना मतलब स्थायित्व करते हुए सूरत, दमन, गोवा, पुडुचेरी, पांडिचेरी जैसे व्यापारिक जो पतन हैं, ये व्यापारिक जो क्षेत्र हैं वहाँ पर विकसित हुए हैं, वो आधुनिक नगर के रूप में माने जाते हैं। और उसके बाद अंग्रेजों ने 3 मुख्य नोड मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, इन तीनों के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत की। यहाँ पर क्या है, और इनके ऊपर क्या है, अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत करके यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक मात्रा के अंदर यहाँ पर बड़े बड़े नगरों का निर्माण किया। और वो आज भी क्या है, बहुत अधिक पॉपुलर माने गए हैं। और इसके अंदर 1850 के बाद जो आधुनिक नगर में उद्योग पर आधारित बहुत सारे नगरों का इसमें जन्म हुआ, जिसके अंदर जमशेदपुर इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आता है। और इन सभी के अलावा बेटा जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद प्रशासनिक नगर आए। प्रशासनिक नगर होते हैं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर आदि। एक आता है बेटा औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर होते हैं जहाँ पे चारों तरफ उद्योग ही उद्योग होते हैं, व्यापार ही व्यापार होता है, जहाँ पर जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी। और इसके अलावा कुछ पुराने जो नगर होते हैं वो महानगर के चारों ओर अनुषंगी नगर क्या होता है, जैसे दिल्ली क्या है बेटा, एनसीआर में आता है। तो दिल्ली के जो चारों ओर जो नगर बस गए हैं, जिसमें गाजियाबाद, फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, ये सारे भी क्या है, दिल्ली एनसीआर में आते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, अनुषंगी, मतलब एक बड़े महानगर के चारों तरफ जो छोटे छोटे नगर लग जाते हैं तो वो अनुषंगी नगर कहलाते हैं। ओके, आगे तो ये सारे क्या थे बेटा, नगर का अलग अलग प्रकार से इनका डिवीज़न किया गया है। ओके, आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है बेटा भारत में नगरीकरण। अब देखिए जो भारत में जो नगरीकरण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। तो भारत में नगरीकरण को देखिए, आगे देखिए बेटा भारत में जो नगरीकरण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। तो भारत में जो नगरीकरण के उसको क्या है, मतलब जो पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग उसे डिवाइड किया जाता है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में जो नगरीकरण का स्तर था वो भारत में जो नगरीकरण का जो विकास हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था बेटा, वो 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम था। 20वीं सदी के अंदर जो नगरों की जनसंख्या है वो 11 गुना बढ़ गई थी। तो देखिए जो नगरीकरण जो है वो उसको किस डाटा के ऊपर किस प्रकार से उसे डिवाइड किया गया था। तो जनसंख्या के आधार पर नगरों का जो वर्गीकरण किया गया था वो किस प्रकार से हुआ था। तो जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण देखिए, भारत में जनगणना नगरों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 6 नगर में कौन से हैं, 1 लाख से अधिक जो नगरीय जनसंख्या है उन वाले नगरीय केंद्र नगर, उन्हें नगर कहा गया है, या प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। 10 लाख से 50 लाख वाले को महानगर और 50 लाख से अधिक वालों को मेगा नगर कहा। नगर
महानगर, मेगानगर। नगर होते हैं बेटा 10 लाख, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। फिर 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की जहाँ पर जनसंख्या होती है उन्हें महानगर, और 50 लाख से अधिक जनसंख्या जहाँ होती है उसे मेगानगर कहा जाता है। समझ में आ गया बेटा ये तीनों, नगर, महानगर और मेगानगर। ओके, अब देखिए आगे, ये इसकी देखिए पूरी ये तालिका दी गई है, इसके अंदर बताया गया है। तो जो एक नगर होता है, एक नगर उसका संलग्न नगरीय बहिर्बर्ध होता है, उसका बाहर उसका मतलब कितना विकास हुआ है। बहिर्बर्ध की सहित अथवा रहित अथवा अधिक संस्पर्शी नगर, मतलब उसके साथ और कितने नगर जुड़े हुए हैं। एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्बर्ध से युक्त एक संस्पर्शी प्रसार नगर का निर्माण, मतलब बाहर उसका कितना विकास हुआ है, उसके साथ उसके और कितने नगर जुड़े हुए हैं, ये सारे डाटा, ये सारी चीज़ें भी क्या है इसके अंदर स्पष्ट की गई हैं। तो देखिए बेटा, जो ऊपर जो तालिका दी गई है, इस लिस्ट दी गई है, इसके अकॉर्डिंग भारत की 60% जो जनसंख्या है वो क्या है, प्रथम वर्ग के नगर में रहती है। इसके अंदर 468 नगर आते हैं और 6 मेगा नगर हैं जिसके अंदर 50 लाख से अधिक जनसंख्या इसके अंदर आती है। ओके, और इनमें से 1,84,00,000 लोगों के साथ बृहन मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुलन, यानी कि जो मुंबई क्षेत्र है उसके अंदर क्या सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र के अंदर आता है। इसके बाद दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद मेगा नगर के अंदर आते हैं। ये क्या था बेटा, जनसंख्या के आधार पर नगरों को विभाजित किया गया था। अब देखिए बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब क्या आता है, नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। अब देखिए कार्यों के आधार पर जो नगर हैं उन्हें कितने प्रकार में बांटा गया है। तो कार्यों के अकॉर्डिंग देखिए नगर को कितने रूप के अंदर बांटा गया है। तो सबसे फर्स्ट आता है बेटा इसके अंदर, इनको अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। तो जो नगर हैं वो उनके किस प्रकार के कौन से कार्य किए जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसे अलग अलग रूपों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे फर्स्ट आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ये नगर के प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है प्रशासन, नगर और शहर और नगर। तो इसके अंदर क्या है, उच्चतम क्रम के प्रशासनिक जो मुख्यालय होते हैं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य होते हैं, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, श्रीनगर, जयपुर इत्यादि। सेकंड आता है बेटा औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर के अंदर देखिए औद्योगिक नगर कौन कौन से होते हैं, जिसमें जहाँ से सारे उद्योग से विकसित से रिलेटेड सारे कार्य होते हैं, जैसे मुंबई, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर, भिलाई इत्यादि। ये सारे क्या है, यहाँ पर उद्योग, बहुत बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर पाए जाते हैं। थर्ड आता है बेटा परिवहन नगर। परिवहन नगर में देखिए परिवहन होता है जो जहाँ पे ये जो बंदरगाह होती है, पतन नगर जो कहलाते हैं, जहाँ पे आयात और निर्यात का कार्य होता है, जैसे कांडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम आदि। ये सारे किस में आते हैं, परिवहन नगर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा वाणिज्यिक नगर। वाणिज्यिक नगर के अंदर देखिए वाणिज्य से रिलेटेड कौन कौन से नगर हैं। वाणिज्य यानी जहाँ पर व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसमें कलकत्ता, सहारनपुर इत्यादि। ये सारे इसके अंदर किस में आते हैं, ये सारे वाणिज्यिक नगर के अंदर आते हैं। ओके, ये इसके प्रकार बताए गए हैं। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है गोरीसन या छावनी नगर। गोरीसन या छावनी नगर जहाँ पर जो क्या है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे अम्बाला छावनी, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर। ये सारे क्या है, छावनी नगर के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये सारे छावनी नगर कहलाते हैं। आगे है नेक्स्ट है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। धार्मिक और सांस्कृतिक अंदर देखिए कौन कौन से आते हैं, जहाँ पर सारी मंदिर वगैरह जो आते हैं धर्म से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन। ये सारे क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के नगर हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक नगर, जहाँ पे शिक्षा का विस्तार हुआ है। तो इसमें कौन कौन से, रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद। ये सारे क्या है, शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है बेटा पर्यटन नगर, जहाँ पे घूमने फिरने बहुत ज़्यादा मतलब घूमने फिरने का होता है, तो जैसे नैनीताल, मंसूरी, शिमला, जोधपुर, जैसलमेर, ऊटी, माउंट आबू। ये सारे किस में आते हैं, पर्यटन नगर में आते हैं, जहाँ पर क्या है मौसम पर्यावरण बहुत ही अच्छा होता है। उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा के अंदर पर्यटक आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो इस प्रकार से एक इसका पॉइंट आया बेटा स्मार्ट सिटी मिशन। देखिए स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शहरों को बढ़ावा देना है। यानी कि जो अच्छे शहर हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसे क्या है स्मार्ट सिटी का दर्जा देना, ताकि उसको देखकर बाकी जो शहर हैं वो भी प्रेरित हो सकें और शहरों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना रह सके, और शहर को क्या है स्मार्ट सिटी के रूप में उसे
आगे बढ़ाया जा सके, उसे केंद्रित किया जा सके। तो इस प्रकार से बेटा लास्ट में क्या बताया गया है, विशेषीकृत नगर महानगर बनने पर बहुप्रकारात्मक कार्य बन जाते हैं, जिसमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन आदि महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और ये कार्य इतने अंतर्ग्रथित हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष कार्यवर्ग में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से बेटा ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपके इसके अंदर कम्प्लीटली आपको ये नगर के बारे में ही बताया गया है कि किस किस प्रकार से जो बस्तियां होती हैं उनका निर्माण होता है, कहाँ पर बस्तियां बहुत तेज़ी से विकास करती हैं, कहाँ पर बस्तियाँ जहाँ पर बेटा फैसिलिटी ज़्यादा होंगी, सारी फैसिलिटी होंगी, प्राकृतिक आपदाएं कम होंगी, वहाँ पर क्या बस्तियों का निर्माण भी ज़्यादा होगा, लोग उस तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे दिल्ली में जनसंख्या बहुत अधिक है, वहाँ बस्तियाँ बहुत अधिक पाई गई हैं, मुंबई में। तो ये सारी क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है और लोग क्या है अपने एरिया को छोड़कर उस तरफ जाकर बसने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटी हैं वो इन्हें आकर्षित करती हैं और वो जॉब के सिलसिले में अच्छी, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए क्या है वो इन एरियो में जाकर बस जाते हैं ताकि वो अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकें। तो इस प्रकार से बेटा ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आपको कम्प्लीटली आपको बस्तियों के बारे में आपने पढ़ा था, इसके अंदर मानव बस्तियों के बारे में बताया गया है। आई होप बेटा आपको सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।